भाई नमस्कार। आज हम लोग करने वाले कविता की परख जो दूसरा चैप्टर है 11th की हिंदी का। इससे पहले हम लोगों ने पहला अध्याय बातचीत कंप्लीट खत्म कर लिया। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आइए सीधे बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल कहता है कि कविताओं का क्या उद्देश्य होता है। आपने देखा होगा, आप कविता भी पढ़ते हैं, तो इस कविता का क्या उद्देश्य गुरुजी जरा हमको समझा दो ये। तो कहते हैं कि कविता का उद्देश्य मानव हृदय पर एक ऐसा प्रभाव डालने से है जिसमें उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य जैसे अनेक भावों का संचार हो। अर्थात कविता का उद्देश्य मूल रूप से पाठक के ऊपर प्रभाव डालना होता है। इस तरह से इसके आंसर लिखिएगा तो बेहतरीन मार्क्स मिलेगा और आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। बाकी अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, आप लोग भी तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए। कहते हैं कि कल्पना किसे कहते हैं। भाई कल्पना किसे कहते हैं बता दो, किसे कहते हैं। किसी ने कहा गुरुजी नाम है किसी का, मुन्ना नाम नहीं है किसी का, ठीक है। ये सवाल है आपका। कहते हैं कि कल्पना किसे कहते हैं, एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है ना। तो इसके आंसर में लिखिएगा इस तरह से। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसे वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है जिसे हम अपने मन में धारण करते हैं, वो कल्पना कहलाती है ना, वो चीज़ कल्पना है। बाकी देखिए नीचे भी हमने लिखने का काम किया है। कहते हैं कि किसी कवि के लिए उसकी कल्पना शक्ति का अपना ही महत्व है। कल्पना शक्ति के अभाव में ना कोई कवि हो सकता है और ना ही एक अच्छी कविता हो सकती है, क्योंकि इसके अभाव में कविताओं में अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता जैसा कि कवि चाहता है। कोई बहुत बड़ा कवि होता है, कोई बहुत बड़ा कवि होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कविताओं में उसकी कल्पना शक्ति बहुत बड़ी है। दूसरे शब्दों में कहें तो जितनी अधिक कल्पना शक्ति होती है उतना ही बड़ा कवि होता है। अतः आप फाइनली कह सकते हो कि अतः एक कवि के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कविताएं नहीं लिखी जा सकती। तो भाई इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होता है। मैं आपको एक बार और क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, आंसर भी दिखा देता हूँ, नोट डाउन कर लो, बढ़िया से फायर बना लो, ठीक है। दूसरा सवाल, हाँ इस तरह से ये प्रश्न था आपका और आंसर यहाँ से शुरू होता है। अच्छा से लिख लो और हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, ठीक है। हम चलते सीधे अपने तीसरे सवाल की ओर। कहते हैं कि उपमा क्या है। उपमा क्या है, व्हाट इज उपमा। कविताओं में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है ना, उपमा क्या है और क्यों करते हैं। बाकी आंसर में इस तरह से लिखना कि उपमा शब्द का निर्माण उप और माँ के संयोग से हुआ है, जहाँ उप का मतलब समीप और तथा माँ का मतलब मापने से है। अर्थात समीपता को मापना ही उपमा है। अन्य शब्दों में कहें तो दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई देना ही उपमा है। आप इसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण पेश कर रहा हूँ, अभी समझा रहे हैं। देखिए आपके सामने उदाहरण आ रहा है, तैयार हो जाओ और पढ़ने के लिए। जैसे वीर और पराक्रमी को सिंह के समान कहा जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो भी वीर होते हैं, जो भी पराक्रमी होते हैं, उन्हें कहता है कि भाई सिंह के समान है, कहा जाता है। अर्थात दोनों के गुणों में क्या है, समानताएं दिखाई पड़ रही है, तभी ना उसको कहा जाता है। समानता किसी के रूप, गुण, प्रभाव आदि के आधार पर दिखाई जा सकती है, ठीक है। बाकी नीचे और भी आंसर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहते हैं कि कविता में उपमा का प्रयोग विषय संबंधित भावनाओं को तीव्र करने के लिए किया जाता है। काव्य शास्त्रों में उपमा अलंकार नाम का एक विशेष अलंकार भी होता है। इस तरह से जब आंसर लिखिएगा ना तो एग्जामिनर पूरा खुश होकर नंबर देगा, ठीक है। बाकी चेक कर लीजिए, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ तीसरा सवाल। बढ़िया से सवाल भी चेक कर लीजिए, आंसर भी देख लीजिए और बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये आपका तीसरा सवाल था, ये आपका उत्तर था। आप इस तरह से देख लो, लिख लो बढ़िया से। चलते हैं सीधे चौथे सवाल की ओर। आ गया है चौथा सवाल आपके सामने। कहते हैं कि आँख के लिए आपने देखा होगा कि मीन, खंजन, कमल की उपमाएं दी जाती है। इसमें क्या क्या समानताएं हैं ये चर्चा कीजिए हमारे साथ। आपने देखा ना है कि आँख के लिए क्या करते हैं, कभी मीन कहते हैं, एक मिनट भाई, आँख के लिए कभी मीन कहते हैं, कभी खंजन कहते हैं, कभी कमल कहा जाता है। ऐसी ऐसी उपमाएं दी जाती है। तो इसमें क्या क्या समानताएं ये बताना है। बाकी आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आंसर में हमने लिखने का काम किया है कि उपमा वास्तव में कवि द्वारा कविता किसी वस्तु का वर्णन कर जैसी भावनाओं को उत्पन्न करना चाहता है उसी के अनुरूप होता है। आकार में बड़ाई या छोटाई को देखकर उपमाएं नहीं दी जाती बच्चे। ऐसा कभी नहीं किया जाता कि आकार में बड़ा हो तो एकदम बड़का वाला का उपमा दे देंगे या छोटका हो तो एकदम छोटका वाला का उपमा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि होता क्या है कि आप कैसा भाव उत्पन्न करना चाह रहे हैं उसके अनुसार उपमाएं दी जाती है। इसी चीज़ को हमने डिफाइन किया है नीचे के एग्जाम्पल में, जो अभी आपको दिखेगा। कहते हैं कि प्रभाव की समानता के आधार पर ही उपमाएं दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आँख की उपमा बादाम,
आलू, अब भाई देख लो ना, आँख को कोई बादाम से, आलू से, आम के फाँक से दिए दे इसकी उपमा करे तो भाई कितना भद्दा सा लगेगा। उपमाएँ भद्दी सी लगती है, क्योंकि इन वस्तुओं से सौंदर्य की अपेक्षित भावना नहीं जगता। कोई अगर आम का नाम लेता है, बताओ यार, आम के फाँक का नाम लेता है तो कौन सी इसमें सौंदर्य की भावना झलकेगी? कुछ नहीं झलकेगी। कोई आलू का आता है तो कौन सी सौंदर्य की भावना झलकने वाली है? बादाम का आता है तो कौन सी सौंदर्य की भावना झलकेगी? कुछ नहीं झलकने वाला है गुरुजी। लेकिन अगर यदि आप इसी के जगह पे ये कहते, गुरुजी क्या कहते, वहीं पर यदि आप आँख के लिए कभी कभी आँख के लिए, उपमा के लिए कमल दल लाते हैं, कमल दल का प्रयोग करते हैं, तो उसके रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता और कोमलता की भावना एक साथ उत्पन्न होता है और उसके गुणों में भी समानता दिखाई पड़ता है। ठीक है। यदि आँख की उपमा के लिए मीन और खंजन का भी उपयोग किया जाता है तो इसके गुणों में भी समानताएं दिखाई देती है। साथ ही साथ उसके स्वच्छता और चंचलता आदि का भाव भी प्रकट होता है। इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा तो बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। बाकी मैं आपको प्रश्न और आंसर एक बार और दिखाता हूँ, चेक कर लीजिए बढ़िया से। देख लो भाई, ये आपका सवाल था, नीचे आपका आंसर आने वाला है, बढ़िया से लिख लेना, बढ़िया सी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और बता देना कमेंट बॉक्स में कि कितना ज़्यादा उपयोगी रहा आपके लिए। और 5वां सवाल आपके साथ है। 5वां सवाल आ गया है भाई, पढ़ लो बढ़िया से, दिखा रहा हूँ 5वां सवाल। मानो ऊँट के पीठ पर घंटा रखा है, सिंपल सा बात है। इस उक्ति के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? आपके कभी चैप्टर का ही ये पंक्ति है, कहते हैं कि मानो ऊँट के पीठ पर घंटा रखा है। इस उक्ति का द्वारा लेखक क्या कहना चाहते बताइए। इसके आंसर में आप इस तरह से लिखना शुरू करिए। कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विरचित निबंध कविता की परख शीर्षक पाठ से उद्धृत है, मतलब वहाँ से लिया गया है। ठीक है, सिंपल सा बात है। इस पाठ में लेखक ने कविता के औचित्य, महत्व और उसकी उपयोगिता आदि पर क्या कहते हैं, सारगर्भित चर्चा की है। लेखक की माने तो कविता में उपमा का प्रयोग वास्तव में कवि द्वारा कविता में किसी वस्तु का वर्णन कर जैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है, उसी के अनुरूप होता है ना। आकार में बड़ा या छोटा देखकर कभी उपमा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, प्रभाव की समानता के आधार पर उपमाएं निर्धारित की जाती है, पर जो काव्य की भावनाओं में तीव्रता नहीं ला पाता उससे उपमा नहीं की जा सकती, उससे उपमा नहीं कही जा सकती ना। हमने उपमा का प्रयोग भी किया और वो प्रभाव भी नहीं आया, उस भाव का प्रभाव भी नहीं आया, तो उससे उपमा थोड़ी कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए ना, मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ। इसी के संदर्भ में लेखक ने कहा कि उठे हुए बादल के टुकड़ों के ऊपर स्थित पूर्ण चंद्रमा के रमणीय दृश्य के लिए मानो ऊँट के पीठ पर घंटा रखा है, कि जिसे उपमा देना न केवल अनुचित है बल्कि व्यर्थ भी है। उसने कविता में ऐसे उपमा योजना से बचने की सलाह देते हुए कहा है कि केवल भावनाओं को तीव्रता प्रदान करने वाली उपमा को ही उपमा कहा जा सकता है, या फिर इसका ही प्रयोग करना चाहिए हमेशा। तो इस तरह से 5वां सवाल भी कंप्लीट होता है। भाई कुल मिला के ये कहने का मतलब है, कभी ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा दृश्य था कि उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा था। तो लोगों ने कहा कि भाई एक काम करो, कहते हैं कि ऊँट के पीठ पर मानो कि ये घंटा रखा हुआ ही चंद्रमा को घंटा बता रहा है। भाई बताओ, ऐसा कौन सा उपमा कर दिया? चंद्रमा तो शीतलता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है देखने में, और उसे बताओ घंटा बता रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि ये उपमा सटीक नहीं मानी जाएगी और ये गलत होगा। तो वही बात है, पंक्ति का कंप्लीट मतलब यही रहने वाला था। बाकी आप लोग चेक कर लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से। ये 5वां सवाल आपके साथ था। यहाँ से सवाल शुरू होता है, मानो ऊँट के पीठ पर घंटा रखा हुआ है, इस उक्ति के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं मैंने आपको बता दिया। आंसर यहाँ से लिखिएगा, ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आ जाइए, मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ 6ठा सवाल की ओर। आ जाओ शिकारियों, बढ़िया से लिख लो और बढ़िया से फेयर बनाना। ठीक है, और कमेंट में मेंशन कर देना गुरुजी उपयोगी रहा हमारे लिए। देखिए 6ठा सवाल आपके सामने आ चुका है। और इससे एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम आपका वीडियोज का लगभग ओवर हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं ना, 6 से आगे कल देखता हूँ। ठीक है, 6 से आगे आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के दिखा देता हूँ, बढ़िया से रुक जाओ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक किया है गुरुजी? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने 5 तक कंप्लीट कर लिया है, और कल हम लोग 6 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो बढ़िया से लिख लीजिए, इतना फेयर बना लीजिए, कॉपी में अच्छा से लिख लीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बाकी कल आइए, 6ठा सवाल आपको मैं कल दिखाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।